Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत सा हॉट सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। जी हाँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और सीए फाउंडेशन जैसे एग्जाम में भी इस पॉइंट को टेस्ट किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल इसके बारे में क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे थ्योरी के नाम पे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी आपका सीनियर यहां पर फंसा सकता है बेटा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, अगर कहीं पर भी अकाउंटेंसी का अगर कोई सब्जेक्ट है तो मान के चलो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते। तो सारे बच्चे ग्रेड 11 के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से जितनी बार रिवाइज हो सके प्लीज उसे रिवाइज करें। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां से समझने के बाद आप अपनी बुक्स को भी रिवाइज करें, बुक्स को भी रीड करें। फील बेटर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का टॉपिक, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जी हां, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। चलो सर, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है बेसिकली कहां और कब और कैसे बनानी होती है, किस तरह से अजम्पशंस हमारी वर्क करेगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं, क्या ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन या कॉन्सेप्ट आर द assumptions which are presumed to be, जी हाँ क्या लिखा बेटा, which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये माना गया है, presumed का मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने जब भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तब आपने इनको फॉलो किया है। ये बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन है। जी हाँ, देखो पॉइंट क्या लिखा बेटा, विच आर प्रिज्यूम्ड। जी हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा प्रिज्यूम्ड। आपने मान लेना है कि आपने एनुअल अकाउंट्स बनाने के टाइम में, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त इन अजम्पशन को बाय डिफॉल्ट फॉलो किया है। ये आपकी बेसिक अजम्पशन है, ये हम मानते हैं। सर मैंने कहा सर, जब भी हम बात करते हैं तो माइंडसेट सामने वाले का क्लियर होता है, हम लोगों का माइंडसेट क्लियर होता है कि आप लोगों ने जब भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपने इन बेसिक अजम्पशन का बाय डिफॉल्ट इनको फॉलो किया होगा। बट सर ऐसी कुछ एंटिटीज हैं जो अगर इनको फॉलो नहीं करती हैं, द एंटिटीज which do not follow, जी हाँ, which do not follow any of the fundamental accounting assumption are required to disclose। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, which of these assumption have not been followed and the reason for not following them। बात समझ में आ रही है? क्या लिखना चाहता है? ये लिखना ये चाहता है कि बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, तब आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो किया है। ऐसा हम मानते हैं कि आपने फॉलो किया होगा, बाय डिफॉल्ट फॉलो किया होगा। बट अगर कोई एंटिटी इसको फॉलो नहीं करता है तो इस बात को डिस्क्लोज करना होगा। जी हां, यही लिखा, द एंटिटीज विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द
फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। सर एक्चुअली क्या है, डिस्क्लोजर कब चाहिए? जब आप फॉलो नहीं करते हैं। जब आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसके रीजंस भी बताने होंगे कि आपने फॉलो क्यों नहीं किया। सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हैं फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं देनी है। ये सामने वाला भी अज्यूम करके चलेगा कि आपने अगर नेगेटिव डिस्क्लोजर नहीं दिए इसका मतलब आपने बाय डिफॉल्ट इन अजम्पशंस को फॉलो किया है। तो फाइनली कंक्लूजन ये रहा, अगर कोई एंटिटी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस बात को, और रीजन भी बताने पड़ेंगे। ये बातें दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो नेक्स्ट सर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। किससे रिलेटेड है बेटा? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है। द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। जी हां, ये जो आपकी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय AS1। जी हां, AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। क्या है? फर्स्ट आपकी जो अजम्पशन है वो बेटा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एक बात बताता हूं मैं आपको, लेटर सपोज एक बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया, बेकर्स का बिजनेस स्टार्ट किया और वहां पर अपनी फर्म का नाम रखा गरीब बेकर्स। जी हां, नाम इनका गरीब बेकर्स है फर्म का, बट ये दिल से बड़े अमीर हैं। ओ माय गॉड। सर एक बात बताइए, जब इस बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट किया क्या उनके माइंड में यह था कि बिजनेस आने वाले टाइम में बंद करना है? द आंसर इज नो। सर कोई भी ये नालायक नहीं सोचता है। कोई भी बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा ये कभी नहीं सोचता है कि हमें 2 दिन में, हमें आने वाले 6 महीने में, हमें आने वाले साल भर में बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना है, बिजनेस को बंद करना है। कभी नहीं सोचता। उल्टा वो बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचता है। जहां कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, लेटेस्ट सपोज 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, तो वो सोचेगा काश कैसे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया जाए। वो अपने सेगमेंट ऑफ बिजनेस को बढ़ाने का सोचता है। कभी भी देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। जी हां, कभी भी किसी भी छोटा हो या बड़ा बिजनेसमैन की कभी यह सोच नहीं होती कि बिजनेस को बंद किया जाए। कभी यह सोच नहीं होती। देयर इज नो इंटेंशन। वो तो यह सोचता है कि मेरा बिजनेस जो है लगातार लंबे टाइम के लिए चले। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, आपकी जो एज है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी, वैसे ही एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना ग्रोथ करे, बढ़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर बिल्कुल बात समझ में आती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलती है कि बेटा आपका जो बिजनेस है वो एक लंबे टाइम के लिए चलेगा, अनफोर्सिएबल पीरियड ऑफ टाइम। एक वर्ड आ रहा बेटा, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है, जल्दी से बताओ। अनफोर्सिएबल है या फोर्सिएबल? जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ बेटा, अच्छे से पढ़ के बताओ क्या लिखा है मैंने। दिस अजम्पशन प्रिस्क्राइब्ड दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड and reported on the basis that business shall continue for a foreseeable period of time। जी हां सर, वर्ड लिखा है foreseeable period of time।
सर एक सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब आप समझ सकते हैं नॉर्मली एक लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक मेरी सोच क्या बोलती है कि नहीं नहीं बिजनेस तो लंबे टाइम के लिए चलेगा। कभी भी बिजनेस को बंद करने के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन। वही बात सेकंड में लिखा है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन। सर स्केल डाउन का मतलब होता है, लेटेस्ट सपोज अभी मैं एनुअली 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर ये सोचूंगा कि 500 यूनिट का प्रोडक्शन करूं ओनली? नहीं सर, आप तो उल्टा यूनिट्स बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। हाँ, a distinction is made between capital expenditure and capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period of time, and revenue expenditure when whose benefit will be consumed exhausted within the accounting period। बेटा ये एक बात बताओ, मैं एक पॉइंट और समझाना चाहता हूं। बेटा गरीब बेकर्स नाम से जो बिजनेस स्टार्ट किया गया, बेटा वो क्या करता है, वो अच्छा सा फर्नीचर बनवाता है, एसी का इंस्टॉलेशन करता है, वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करता है। क्यों भाई, क्यों करता है वो ऐसा? सिंपली वो अगर पता हो कि मेरा बिजनेस तो 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, तो क्या वो ऐसा करेगा? सर बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम के लिए चले, लॉन्ग टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म चले। तभी तो वो बड़ी बड़ी आज जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जब जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अपनी बिजनेस में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट किया, फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ये सारा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? बिकॉज उन्हें लगता है कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन डिफरेंस बताता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां एक एसेट्स क्रिएट हो रही है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ओनली एंड ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their cost to the enterprise and depreciated in a systematic manner over their expected useful life। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, जहां पर हम बोलते हैं कि हम कोई एसेट्स जब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो हम कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया। हमने उस एसेट्स को परचेज करने के लिए अपनी पॉकेट से कितना पेमेंट किया, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो यहां पर ये कंसेप्ट ये भी बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पे। एंटरप्राइज की कितनी कॉस्ट है, उसकी पॉकेट से कितना पेमेंट गया, सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन। तो मैं आपको सिंपली अगर बात करूं, बेटा ये 2 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है ये बोलता है कि दिस अजम्पशन प्रेस्क्राइब्ड दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड on the basis that business shall continue for a foreseeable period of time। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बिजनेस जो है, बिजनेस shall continue for a foreseeable period of time। this is the important line। and second है बेटा, there is no intention to close the business or scale down its operation significantly। एक बात बताओ, आपने रिलायंस ग्रुप को देखा होगा, वो धीरे धीरे नए नए सेगमेंट मार्केट में लेके आ रहा है।
आजकल टेलीकम्युनिकेशन में भी काम कर रहा है वो। बेटा लंच प्रेस में सब्जियां भी सेल हो रही हैं। उनका कोई एक बिजनेस नहीं है, कई सारे बिजनेस हैं। आप चेक करो टाटा ग्रुप को, सर गाड़ियां भी बनाती हैं। और आपको पता है कि टाटा कंपनी की चाय की पत्ती भी आती है बेटा, बहुत सारे अलग अलग। टाटा का नमक भी आता है, नालायकों टाटा का नमक भी आता है। टाटा की कई सारी वेरिएंट, कई सारे गाड़ी, कई सारी फोर व्हीलर्स अलग अलग आती है। तो आप ये समझिए बेटा, कोई भी बंदा जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या सोचता है कि बिजनेस जो है वो मेरा एक लंबे टाइम के लिए चले, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस में एसेट्स परचेज करता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि बिजनेस तो 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, तो फिर वो क्यों करेगा बेटा इन्वेस्टमेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एग्जाम में जब भी आए बेटा, आपको 2 ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखनी है कि बिजनेस जो है shall continue for a foreseeable period of time, and second important line आपको लिखनी है, there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. Okay, next consistency assumption. आपके टीचर लोग, आपके मेंटोर आपको कई बार बोलते हैं कि बच्चे जिंदगी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पढ़ने में कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रेगुलरिटी मेंटेन करो। सर ये कंसिस्टेंसी एक्चुअली है क्या? आपने अकाउंटिंग करते वक्त आपने पहली बार कोई बच्चा गाना नहीं गाएगा। पहली बार जिस मेथड या पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ईयर आफ्टर ईयर वही फॉलो करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने जिस मेथड या पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वंस फर्स्ट टाइम जो परचेज किया है बेटा, फर्स्ट टाइम जो अडॉप्ट किया है आपने, वही मेथड वही पॉलिसी आपको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करनी है। सर कैसे? लेट अस सपोज एक पॉइंट में बताना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। हमारे क्लास 11th में 2 मेथड है, हम उनकी बात करते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर आपने अगर पहली बार मशीन ए पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलती है कि आप जिंदगी भर अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। अगर आपने पहली बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया, तो जिंदगी भर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड उस मशीन पे यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। सर मैंने कहा एक कंफ्यूजन है, बताइए बेटा। सर जेठालाल, अरे जेठालाल वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे बताइए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी मेन किरदार जेठालाल के पास 2 मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी। सर उसने पहली बार जब मशीन ए परचेज की तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जिंदगी भर। अब उसने कसम खा रखी है कि मशीन ए पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। बट कुछ टाइम बाद उसने मशीन बी परचेज की। मशीन बी के लिए वो सोच रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यूज करूं, और जिंदगी भर मशीन बी पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना चाहता है। क्या ऐसा अलाउड है? यस। मतलब क्या हुआ? जिस एसेट्स पे पहली बार जिस मेथड को फॉलो किया है, वो ईयर आफ्टर ईयर वही फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि जेठालाल ने जिस मेथड को अडॉप्ट कर लिया पहली बार, कोई भी मशीन, कितनी भी मशीन खरीदे, सब पे सेम अप्लाई करना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये मेथड को ढंग से समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास 2 मशीन है, मशीन ए पे अगर आपने एसएलएम यूज किया है, कंसिस्टेंसी बोलता है ये जिंदगी भर
मशीन ए पे अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा, और मशीन बी आपके पास है, आपने उस पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया है, तो जिंदगी भर अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेगा। दोस्तों आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल दिमाग में छप गई है। आइए बेटा, दिस assumption prescribed that accounting practices once selected, जी हां, once selected and adopted should be applied consistently मतलब regularly, लगातार, ईयर आफ्टर ईयर, लगातार, रेगुलर। The concept help in better understanding of accounting information and make its comparable. The most important thing, let us suppose हमने पिछले साल मशीन ए पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, अब मेरा दिल करता है कि मशीन ए पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूं। एक बात बताओ, जब बात कंपैरिजन की आएगी तो क्या आप ठीक से कंपेयर कर पाओगे? द आंसर इज नो, बिकॉज आपने फर्स्ट ईयर तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना चाहते हो। बेटा कंपैरिजन ठीक से नहीं होगा। कंपैरिजन ठीक से करना है तो बेस सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहली बार जिंदगी में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है मशीन ए पे, तो हर बार कौन सा यूज होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होना चाहिए दोस्तों, तभी तो हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। ओके सर, ये बात है। आइए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इक्वली एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट एंड एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस। जी हां, आपके पास चॉइस है कि चाहे तो जो मन में आए वो मेथड यूज करें। लेट अस सपोज डेप्रिसिएशन के दो मेथड अगर हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू, आपके पास ऑप्शन है। चाहे तो एसएलएम की तरफ जाए, चाहे तो डब्ल्यूडीवी की तरफ जाए, ये आपके पास ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है। एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस, पक्षपात। एलिमिनेट का मतलब, एलिमिनेट क्या लिखा है बेटा? एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस, मतलब सोचो, पर्सनल बायसनेस का मतलब ये है, लेट अस सपोज मेरे को एसएलएम बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं एसएलएम यूज करता हूं। ये जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है ना बेटा, पर्सनल बायसनेस को खत्म करता है। हम कई बार बोलते हैं ना, अच्छा मेरे साथ बायसनेस, मतलब सोचो घर के अंदर आप दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, कई बार ब्रदर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है, तो हम लोग मतलब गर्ल्स क्या बोलती हैं, अच्छा भैया को तो आपने एक ही बार कहने पे ये चीज दिला दी, मेरे को दिलाई नहीं, अच्छा मेरे साथ पक्षपात कर रहे हो, आप भैया को तो ऐसे रख रहे हो, मेरे को ऐसे नहीं। बेटा आज के टाइम में सबको इंपॉर्टेंस इक्वल मिलनी चाहिए। मेरी बेटी मेरी शान, जी हां मेरी ताकत है वो, तो इसका मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्किप नहीं कर सकते। द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज्ड इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर इट, और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट, जो देखो नॉर्मली हम चेंज नहीं करते, बट ये नोट क्या बोलता है, अगर कहीं पर लॉ ऐसा मे बी चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर, अगर कहीं पर भी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भाई साहब आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा चाहता है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि चेंज करने से ज्यादा बेटर चीजें प्रेजेंटेशन हो पाएगी, तो आप चेंज कर सकते हैं
आपको सारे डिस्क्लोज करने होंगे इफेक्ट्स भी, कि चेंज करने से कहां कहां कितना इफेक्ट आया। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि आप मेथड या पॉलिसी जो एक बार यूज कर ली, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, सेम फॉलो करना है ईयर आफ्टर ईयर। बट अगर करना चाहें, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको लगता है कि चेंज करने से कुछ मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अजम्पशन से। और ये नेक्स्ट अजम्पशन जो है बेटा, आप बेटा इसको अच्छे से देख पा रहे हो? बिल्कुल सर, हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं, ये आपकी गोइंग कंसर्न, चलो ये तो सर हो गया है डन। अब हम करने वाले हैं बेटा अक्रूवल अजम्पशन। जी हाँ, अक्रूवल अजम्पशन। सर ये अक्रूवल अजम्पशन एक्चुअली क्या है? आपने सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, तो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Accrual assumption, according to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into, and not the when settlement takes place। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, लेटेस्ट सपोज बच्चे, ये है मेरी फैक्ट्री, मैंने इन छोटे छोटे कस्टमर को गुड्स डिलीवर किया। जैसे ही मेरी फैक्ट्री से, जैसे ही बालको मेरी फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच होगा, मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा कि हे अकाउंटेंट, तुम अकाउंटिंग एंट्री पास करो सेल की। जी हां, मेरे पास जैसे ही मेरी फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच हुए, मेरे वेयर हाउस से गुड्स डिस्पैच हुए, मैं अपने अकाउंटेंट को जल्दी से क्या बोलने वाला हूं कि हे अकाउंटेंट, अब वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। आपको पेमेंट का वेट नहीं करना है। वही बात लिखी है, व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। पैसा मिला हो या अभी नहीं मिला हो, सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। कब? जैसे ही गुड्स डिस्पैच हुए, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर मैंने कहा, सर एक बात बताइए, लेटेस्ट सपोज आपका ईयर एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च को। 31 मार्च को, चलो इसको ऐसे समझते बेटा, लेटेस्ट सपोज आपका ईयर एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च 2026 को आपका ईयर एंड हो रहा है। आप मुझे बताइए, सोचिएगा, अगर आपको किसी कस्टमर से 1 जैन को एडवांस मिला। क्या मिला बेटा? एडवांस मिला। कब? 1 जैन को आपको एडवांस मिला। एक कस्टमर का कॉल आया कि भाई साहब मुझे गुड्स चाहिए, और हमने उनसे एडवांस भी ले लिया। बट पॉइंट यह था कि आपने 31 मार्च तक, जी हां ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने 31 मार्च तक गुड्स डिस्पैच नहीं किए। एडवांस मिल गया है 1 जैन को, बट आपने 31 मार्च तक गुड्स डिस्पैच नहीं किए। क्या ये ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं सर, सेल रिकॉर्ड ही नहीं होगी। सिर्फ एडवांस मिलने पे हम सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर हमने गुड्स डिस्पैच किए हैं लेटेस्ट सपोज 15 अप्रैल को। कब किए बेटा? नेक्स्ट ईयर के 15 अप्रैल को गुड्स डिस्पैच किए, तो ये सेल जो है बेटा वो नेक्स्ट ईयर काउंट होगी। 2026-27 में काउंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कब हुआ? सर यही अगर उल्टा केस हो जाता, कैसे बेटा? ध्यान से सुनो, लेटेस्ट सपोज 31 मार्च 2026, सर 1 जैन को
लास्ट टाइम क्या था, 1 जैन को हमें एडवांस मिला, बट गुड्स डिस्पैच कब हुए, 15 अप्रैल को। इस बार हमने सेल कब किया, 1 जैन को सेल किया। 1 जैन को सेल किया मतलब गुड्स डिस्पैच कब हो गए, गुड्स डिस्पैच हो गए 1 जैन को, गुड्स डिस्पैच हो गए। हमें 31 मार्च तक अमाउंट नहीं मिला, एक्चुअल में वो अमाउंट मिल रहा है हमें 15 अप्रैल को, हमें नेक्स्ट ईयर के 15 अप्रैल को अमाउंट मिल रहा है। ध्यान से सुनना, इस बार सेल कब हुई है, 1 जैन को, पेमेंट कब मिला, 15 अप्रैल को। अब बताइए ये वाली सेल क्या 2025-26 का पार्ट बनेगी? यस। क्यों? हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कब हुआ। सर यहां पर ट्रांजैक्शन जो है वो एक्चुअल में 2026-27 में हुआ, बिकॉज 15 अप्रैल को गुड्स डिस्पैच हुए। बट यहां पर मेरे गुड्स कब डिस्पैच हुए, सेकंड केस में सर गुड्स डिस्पैच हुए 1 जैन को, और अमाउंट मिला है नेक्स्ट ईयर के 15 अप्रैल को। कोई दिक्कत नहीं है, सेल कब काउंट होगी, 1 जैन को ही सेल काउंट हो जाएगी, मतलब 25-26 में सेल काउंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, ध्यान से सुनना, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज रियलाइज्ड व्हेन सेल इज कंप्लीट। जब सेल हो जाए तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो जैसे ही अपनी सर्विसेज दे देती हैं वो सेल को रिकॉर्ड करेंगे, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। सर यहां बात क्या लिखी, यहां बात जैसे क्या लिखी बेटा, अगर आपकी सेल कंप्लीट हो गई। सर सेल कंप्लीट कब होती है, जब गुड्स डिस्पैच होते हैं। मेरे को सिर्फ कस्टमर का कॉल आया है कि भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए का गुड्स चाहिए, बट अभी तक मैंने गुड्स डिस्पैच नहीं किए, क्या आप इस ट्रांजैक्शन को एज ए सेल रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो। बट अगर आपने गुड्स डिस्पैच कर दिए तो अब आपको सेल रिकॉर्ड करना होगा, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। सेम बात, अगर मैंने बच्चों से फीस तो कलेक्ट कर ली बट मैंने सर्विसेज नहीं दी, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बट अगर मैंने सर्विसेज दे दी, अमाउंट ड्यू हो गया, मिला नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेल मतलब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, बिकॉज सर्विस जो है वो आपने रेंडर कर ली है, सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सिमिलरली expenses are recognized as an expense in the accounting period in which revenue related to it is recognized whether paid or not. मैचिंग प्रिंसिपल भी ध्यान में रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सिंपली बात ये बोली है, एक्सपेंसेस जो है रिकॉग्नाइज करना है एज ए एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच रेवेन्यू रिलेटेड टू इट। हाँ, जिससे मतलब वो एक्सपेंस उस रेवेन्यू से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल थोड़ा मैच होगा यहां पर, तब आप रिकॉग्नाइज करेंगे हाँ वेदर पेमेंट किया है या नहीं किया। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर मेरे यहां पर इस करंट ईयर में 2025-26 में कोई वर्कर काम कर रहा है, दिन रात लगातार मेहनत करके काम कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर महीने की जैसा पेमेंट होता है ना सैलरी का, वो नेक्स्ट मंथ के 7th को पेमेंट करता हूं। तो बताइए अप्रैल का पेमेंट कब हो जाएगा? मई में, मई का जून में, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरह जैन का कब होगा? फेब में, और फेब का कब होगा? मार्च में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है लास्ट मंथ में। सर अगर मार्च मंथ की बात करें तो पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कौन सा? अप्रैल, मतलब एक तरह से नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में, अप्रैल में हम पेमेंट करेंगे 7 अप्रैल को। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या वर्कर ने हमें मार्च मंथ की सर्विसेज दे दी हैं?
यस सर, वर्कर ने में मार्च 31 तक सर्विसेज दे दी हैं, अमाउंट ड्यू भी हो गया, बट हमने पे नहीं किया, क्या इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। हम पढ़ेंगे आगे जाके मैचिंग प्रिंसिपल, वो और ज्यादा क्लियरिटी देगा। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा फाइनली हमने कवर किया है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो सारे बच्चे ध्यान दें। फर्स्ट हमने स्लाइड में क्या देखा कि अगर नॉर्मली हम ये प्रेजम्पशन है हमारी, नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि जब जब फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे तो बाय डिफॉल्ट उस बिजनेसमैन ने अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो की होगी। हम ये मानते हैं बाय डिफॉल्ट फॉलो की होगी। अगर आपने फॉलो नहीं किया, अगर किसी बिजनेसमैन ने फॉलो नहीं किया, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी और रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपने फॉलो क्यों नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यहां दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। बिजनेस जो है, बिजनेस वो शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे टाइम के लिए चलेगा, और देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी अजम्पशन, वंस सेलेक्टेड एनी पॉलिसी, एनी मेथड once selected and adopted should be applied year after year। हमें नॉर्मली चेंज नहीं करना है, और अगर हम ऐसा फॉलो करते हैं तो क्या हम बेटर कंपैरिजन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से बेटर कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर कभी कभी अगर लॉ की रिक्वायरमेंट के रीजन की वजह से, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रीजन की वजह से, या फिर आपको लगता है कि चेंज करने से कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको उस कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अक्रूवल अजम्पशन। ये बोलता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ आप रिकॉर्ड करेंगे, सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो जैसे ही सेल आप कंप्लीट हुई, जैसे ही सेल कंप्लीट हो गई, और सेल कंप्लीट कब होती है? जब आप गुड्स डिस्पैच कर लेते हैं। जैसे ही गुड्स डिस्पैच हुए, सेल कंप्लीट हुई, आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे अमाउंट रिसीव होने का, सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे। एंड सेम लाइक दैट एक्सपेंस भी आप रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? जैसे आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया, बट वो एक्सपेंस जो है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? सिंपल सी बात है, वो जो एक्सपेंस है उस रेवेन्यू को जनरेट करने से रिलेटेड होना चाहिए। तो सिंपली वही बात बोलना चाह रहा हूं कि वो एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, वेदर सेटलमेंट इज डन और नॉट। आपने पेमेंट किया है या नहीं किया, डज नॉट मैटर, वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस वीडियो को लगातार देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ, और वो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Okay, let's go.